कल हम कर रहे थे आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, क्या है आर्टिकल नंबर 1? कल हम आर्टिकल 1 कर रहे थे। व्हाट इज आर्टिकल 1? हाँ ठीक है। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कल हम लास्ट में बात कर रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये नाम सजेस्ट किया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि दो नाम क्यों। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें 3 रेफरेंसेस दिए कि ये नाम क्यों यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा गया आज के टाइम में, अगर आज हम कंट्री का नेम चेंज कर देते हैं, अभी पीछे कंट्रोवर्सी उठी थी ना कि लेट्स चेंज द नेम। अगर हम कंट्री का नेम चेंज करेंगे और कंट्री को हम सिंगल जैसे कहते हैं इंडिया ही रखो, तो क्या क्या इंप्लीकेशंस कंट्री को फेस करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इंप्लीकेशंस the country has to face for changing the name। बताओ, अगर नेम चेंज करते हैं तो क्या क्या इंप्लीकेशंस है जो कंट्री को फेस करनी पड़ती हैं, या ये बता दो कि अगर हम ये सेम नेम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंट्री को। बर्डन आ जाएगा कंट्री पे कि सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, और वेरी गुड, एक्सीलेंट ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आ जाएगा। हम कहते हैं ठीक है। और बताओ। ठीक है जी, सेंसिटिव इशू है। और और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से सोचो, जुल भी थोड़ा जुल कीजिए अपने आप को, बताइए। हाँ जी, रोहित सिंह प्लीज टेल। सोचा है आपका नाम रोहित है, अब हर डॉक्यूमेंट में आपका नाम रोहित है, आपका नाम चेंज करके हम रख दें कुछ और, फिर अगर हम करिश्मा रख दें फिर तो क्या क्या इम्प्लीकेशन फेस करोगे आप। एक तो आ गया ना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आ गया, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं। अब आपकी आइडेंटिटी रूप से मशहूर है, वहां पे करिश्मा बोले करिश्मा सिंह आ गई, आगे तो अगली। फिर सेकंड दिक्कत, और क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी, कंफ्यूजन आ गई हर चीज में, और क्या क्या दिक्कत आएगी। हाँ जी, क्राइसिस क्रिएट हो गई। और तो आपने ऐसी इश्यूज आइडेंटिफाई करने, लिखो जी हेडिंग आज की। देखो, implications if name of countries is changed। implications if name of country is changed। implications if name of countries is changed। implications if name of country is changed, इसमें लिखो। हाँ, थकना नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुई, अभी थक गया यार। आप JNK से हो, कैसे थक सकते हो आप? वो तो आप खुद बोलते हो ना डॉक्यूमेंट में JNK आपके। implications if name of country is changed लिखो इसके अंदर। if the name of country is changed, if the name of country is changed, if the name of country is changed, there will be many implications to be faced by the country as following। to be faced by the country as following। तो सबसे पहले exclusiveness to the exclusiveness to the one religion। सबसे पहले इशू रिलीजन का आ जाएगा। अब आप देखोगे कंट्रीज के नेम से रिलीजन या आइडेंटिफाइड है, या कह लो रिलीजन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम कंट्रीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, रिलीजन की। जो अब एक्सक्लूसिव रिलीजन एक कंट्री फॉलो कर रही है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है जी, सेकंड लिखो, इट विल बिकम अ वेरी सेंसिटिव इशू। it will become a very sensitive issue।
थर्ड लिखो, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन विल बी चैलेंज्ड। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्री विल बी चैलेंज्ड। फोर्थ लिखो, there has to be administrative and legal adjustments. There has to be administrative and legal adjustments. There has to be administrative and legal adjustments. Fifth likho, there will be huge economic costs. There will be huge economic cost. और last है, there will be linguistic and regional considerations. There will be linguistic and regional considerations. तो ये 6 बहुत बड़े चैलेंजेस किसी भी कंट्री को फेस करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन अगर हम कंट्री का नेम चेंज करते हैं। क्या कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल है कि लेटेस्ट या बहुत रिसेंटली किसी कंट्री का नाम चेंज किया हो? बेटा चेंज किया हो इंटरनेशनल लेवल पे? कोई 2 या 1 एग्जांपल आपने सुना हो? बेटा फोन छोड़ दीजिए, क्लास में सिग्नल नहीं आते हैं, ठीक है? रिसेंटली 5, 10, 15 साल में सर, रिसेंटली होगा ना हमारे पॉलिटी में तो अभी रिसेंटली थोड़ी 10 साल में। तो बेटा 10 साल का और 50 साल का फर्क है। लिखो इसके अंदर, देखो रिसेंट इंटरनेशनल एग्जांपल्स, देखो रिसेंट इंटरनेशनल एग्जांपल्स। पहला लिखो, टर्की was renamed to, है इंडिया का बेस्ट फ्रेंड आजकल ये, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड आजकल ये टर्की ना, पता ना क्यों इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी क्यों मैडम? है क्या हुआ बेटा, लैटिन थोड़ी लिख रहे हैं हम, इंग्लिश लिख लो। दूसरा लिखो, जायर, ZAIRE, जायर, जायर was renamed to, 2 एग्जाम्पल हमारे पास, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है जी, तो आपका आर्टिकल 1 हुआ कंप्लीट, इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम आर्टिकल 2 देखेंगे, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन की, हाँ जी सर। आपको आज के नोट में एक 1 पेजर दिया पार्ट 1 का, उसको निकाल लो। 1 पेजर डॉक्यूमेंट दिया पार्ट 1 का आपको आज वाले नोट्स में जो दिया है उसको निकाल लो। निकाल लिया जी। इसमें पढ़ोगे क्या लिखा हमने, आर्टिकल 1 में क्या लिखा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, हम लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। क्या कौन सा स्टेट और टेरिटरी को लिखी कहां पे? फर्स्ट शेड्यूल में लिख के अंडरलाइन करो इसको। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, 3 चीजें इंक्लूड करती है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरी एक्वायर्ड। तो कौन से तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं, या सेशन या कॉन्क्वेस्ट, नहीं डॉक्यूमेंट। तो देखो 1 पेजर होगा ऐसा, द यूनियन एंड इट्स, हाँ सबको मिल गया ये, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिखा है वाई यूनियन एंड नॉट फेडरेशन, इंडिया यूनियन क्यों है, फेडरेशन क्यों नहीं है? इसमें आता है
टू रिफ्लेक्ट द इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन यूनियन। इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स एक बार उन्होंने अपने आप को यूनिफाई कर लिया कंट्री के साथ और उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा हट जाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमने एग्जाम्पल लिया था या हमने ये मॉडल क्यों अडॉप्ट किया। हमने स्टेट्स को बोला कि आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते, तो आप इंडिया की यूनियन का पार्ट हो, आप इंटेग्रल पार्ट हो। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड अनलाइक द यूएसए। यूएसए में स्टेट्स ब्रेक अवे कर सकते हैं यूनियन से, तभी वो फेडरेशन है। और थर्ड क्या, एम्फेसिस ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा जो सेंटर है स्ट्रॉन्ग है। तो आर्टिकल 1 का क्रक्स आपको इस 1 पेज में दे दिया है, इसको आपने पेस्ट करना है। जब चारों आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे ना, आपने नोटबुक में इसको पेस्ट करना है। हम हर टॉपिक में आपको ये 1 पेज दिया करेंगे। ठीक है, सेकंड आपका आता है आर्टिकल 2, वो क्या कहता है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आपको कल सिक्किम का डॉक्यूमेंट दिया था, किसने पढ़ा उसको जाके? एक्सीलेंट, नहीं पढ़ा, मुझे पता था। ठीक है, स्टोरी बच्चे पढ़ो, उसके अंदर ये सर में शॉर्ट फॉर्म थोड़ी है। इसमें लिखा है पार्लियामेंट में एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट। इसमें पार्लियामेंट को अंडरलाइन करो। एसोसिएट स्टेट था पहले, सेकंड बाद में फुल फ्लेज स्टेट बना। यहाँ पे हमने वर्ड क्या ऐड किया है, पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको एग्जांपल दिया, सिक्किम 1975 में आर्टिकल 2 यूज किया गया और 10th अमेंडमेंट के बाद सिक्किम को हमने ऐड कर लिया एज ए स्टेट। उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव को 1961 में हमने जब पोर्चुगीज के साथ को लिबरेट किया तो हमने उनको ऐड कर लिया। तो आपको एक क्या कॉन्सेप्ट बता रहा, हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर पार्लियामेंट की मर्जी है, पार्लियामेंट का मन है, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बनाएगा। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना। और जो टर्म्स उसको अच्छी लगती हैं, जो कंडीशंस या जो टर्म्स उसको अच्छी लगती हैं, उस हिसाब से वो इंडिया में क्या करेगा, न्यू स्टेट्स को एडमिट करेगा। इंडिया में क्या करेगा, न्यू स्टेट्स को एडमिट करेगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आर्टिकल 2 जो है आपका, वो आपके एक्सटर्नल एडमिशन के लिए है या इंटरनल एडमिशन के लिए? आर्टिकल 2 से आप जो बाहर वाले स्टेट्स हैं उनको इंडिया का पार्ट बना सकते हो, या जो इंडिया में स्टेट्स थे अपने उनको ही इंडिया का पार्ट बनाना है। तो हमें पता लगा कि आर्टिकल 2 किसके लिए है, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन के लिए। समझाने का मतलब आपको क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और हमने किसी फॉरेन स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाना है, तो पार्लियामेंट का यूज करेगी, आर्टिकल 2 को यूज करेगा और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कर देगा इंडिया की, मतलब किसी और स्टेट को इंडिया का पार्ट बना लेगा। आज हम कहते हैं ये हमारे पास इंडिया का मैप है, हम कहते हैं यहाँ पे श्रीलंका है। अगर कल हमें श्रीलंका को लिबरेट करना है, जैसे हमने गोवा एंड दमन एंड दीव किया ना, अगर हमें लिबरेट करना है तो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। और क्या करेगा, आर्टिकल 2 यूज किया जाएगा और श्रीलंका को इंडिया का एक्सटर्नल इंटीग्रेशन करके पार्ट बना लिया जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन है एक्सटर्नल इंटीग्रेशन का, कि हमने बाहर से किसी भी स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल 2। और पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास। हम ये समझाना चाहते हैं। आया समझ इसी तरीके से आर्टिकल 2 क्या कहता है, जो बच्चे आया समझ? हाँ जी अनु, ठीक है, लिखो इसके अंदर। पर इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये लॉफुली होगा, बिना लॉ की चीज नहीं होगी। अगर कुछ करना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा, बिना लॉ के नहीं होगा। ठीक है, लिखो, बच्चे आए, बच्चे समझ आ रहे हैं? लिखो इसके अंदर, लिखो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, underline the word new states, or establish new states as it thinks fit, as it thinks fit, full stop. This article grants the power this article grants the power to the Parliament of India। बच्चे इसको बोल्ड लेटर्स में लिखो, to the Parliament of India to admit new states into the union, to admit new states into the union or establish entirely new states।
or establish entirely new states. अब बेटा बेटा इसमें दो चीजें ध्यान रखना, एक हमने बात की एडमिट, एक हमने बात की स्टैब्लिश। एडमिट का मतलब क्या है, हमने उसको इंडिया के साथ जोड़ दिया, हमारे पास कोई स्टेट था, हमने उसके साथ ही जोड़ के उसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया। स्टैब्लिश का मतलब क्या है, हमने उसको इंडिपेंडेंटली नया स्टेट बना दिया। हमने फॉर सपोज हमने सिक्किम को क्या किया, पहले एसोसिएट स्टेट बनाया। सिक्किम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, असम के साथ। मैप देखोगे ना, असम के साथ बॉर्डर शेयर होता है सिक्किम का। हमारे पास दो ऑप्शन थे। अब सिक्किम में डायनेस्टी थी, उसका नाम था चोग्याल डायनेस्टी। ठीक है, लोग उससे बहुत हैप्पी थे, पर सिक्किम के पास ना पैसा था ना पावर थी। तो हमने क्या किया, हमने सिक्किम को एस्टैब्लिश किया एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। हो सकता तो हम सिक्किम को एडमिट कर देते विद असम, तो हम बोलते कि असम का एक्सटेंडेड एरिया है। तो पार्लियामेंट के पास दो तरह की पावर है, या तो वो किसी स्टेट को इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश कर देगा एज अ न्यू स्टेट, या फिर किसी स्टेट को मर्ज कर देगा ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेट में। तो हमारे पास दो तरीके से पावर हम यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? एडमिट का मतलब क्या है, आपके पास ऑलरेडी एक स्टेट है, आपने दूसरे स्टेट को नेक्स्ट किया। बेटा तबियत ठीक है आपकी? हमने दूसरे स्टेट को नेक्स्ट किया, उसके साथ जोड़ दिया, तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट स्टेट है वो उसके पास उसकी एक्सटेंडेड पावर आ जाएगी। इंडिपेंडेंट या एस्टैब्लिश का मतलब क्या है, हमने स्टेट को पकड़ा, हमने उसको इंडिपेंडेंटली एक न्यू स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो पार्लियामेंट दोनों काम कर सकता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ? एडमिट का मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारे पास एक स्टेट था, नई स्टेट को हमने उसके साथ जोड़ दिया, उसके अंडर कर दिया। एस्टैब्लिश में क्या, हमने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। सिक्किम पहले एसोसिएट स्टेट बना, बाद में इंडिपेंडेंट स्टेट बना। ठीक है, फुल स्टॉप। इट प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, आर्टिकल की बात करें, इट प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी it provides legislative authority to make the laws regarding the admission or establishment to make the laws regarding the admission or establishment of new states regarding the admission or establishment of new states and the terms and conditions under which they can be formed, तो बच्चे ये टाइटल है, ये स्क्रिप्ट है हमारे आर्टिकल की, इसको पढ़ो एक बार। अब सिमरन ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि एडमिशन का मतलब होता क्या है, व्हाट डज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स मीन, है ना सिमरन? लिखो बच्चे इसको, लिखो क्वेश्चन, व्हाट डज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट मींस। आपको स्क्रिप्ट समझ आई कि क्या कर सकते हैं आर्टिकल 2 में, हम एडमिशन भी कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी कर सकते हैं। तो सिमरन ने क्वेश्चन पुट किया, जी हमें एडमिशन क्या मतलब बताइए, डेफिनेशन दो। लिखो, व्हाट डज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स मींस। अमन भी पूछेगा क्वेश्चन, आएगी बात। लिखो, इट मींस क्रिएशन ऑफ a separate legislative assembly and executive government for the new state defining its territorial boundaries comma, governance structure and other related aspects.
governance structure and other related aspects, full stop. This concept aligns, ALIGNS, this concept aligns, this concept aligns with the principles of justice. This concept aligns with the principles of justice, comma, equality, justice, comma, equality, and the overall welfare of the nation. And the overall welfare of the nation. पढ़ो इसको, एडमिशन का मतलब क्या है? प्लीज रीड द मीनिंग ऑफ एडमिशन. कॉन्सेप्ट समझ आया? कोई डाउट कॉन्सेप्ट में? फिर अमन से रुकाएंगे. अमन ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स मींस? बेटा दूसरा अमन जो बैठा सामने, ठीक है, लिखो इसके अंदर क्वेश्चन लिखो, व्हाट डज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स मींस. अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, what does establishment of new state means? लिखो जी. It allows for creation of states it allows for creation of states in the region that were previously not part of any state. That were previously not part of any state. Full stop. Full stop. It involves defining its territorial boundaries. It involves defining its territorial boundaries, comma, formulating a governance structure, and determining its relationship with the central government. अंडरलाइन में कॉन्सेप्ट पूछे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरलाइन करो. अब आपको मतलब बड़ी क्लियरली समझ आएगा. विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, काम इस आपका, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. अब कॉन्सेप्ट समझना. हमने दो चीजों की बात की. हमने कहा ये हमारा कंट्री का सब कॉन्टिनेंट है ना. हमने बोला ये हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया. अब हमने एक तरफ क्या किया, हमने बोला कि भारत फेडरलिज्म का मॉडल है ना. हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग आपकी यूनियन गवर्नमेंट है और साथ में क्या है आपके स्टेट्स. ये हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हमने बोला जब हमने किसी स्टेट को एडमिशन दी है, एडमिट किया है, हमने न्यू स्टेट को एडमिट किया, मतलब हमने एक ऑलरेडी स्टेट प्रेजेंट है, उसके साथ उस स्टेट को हमने मर्ज कर दिया. तो हमने रिलेशनशिप किसका चालू कर दिया? हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया इस न्यू स्टेट का और स्टेट गवर्नमेंट का. स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी थी ना, जैसे पंजाब ऑलरेडी एक स्टेट है, सोना नहीं, पंजाब ऑलरेडी एक स्टेट है. अब हमने कल पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, तो हम पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते. हमने क्या बोला कि इसको हम पंजाब के साथ एडमिट कर रहे हैं. तो पंजाब की जो ऑलरेडी फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, अब उसको किस चीज का काम दे दिया? पाकिस्तान का, कि आपकी ये पावर्स है, आपकी टेरिटरी इंक्रीज होगी है, आपने गवर्नेंस यहां तक करनी है. तो हमने रिलेशनशिप किसका एस्टैब्लिश कर दिया? एक ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेट का एक न्यू स्टेट के साथ. जब हमने किसी स्टेट को एडमिट किया कंट्री के अंदर, यहां तक क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की? अमन ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? जब हमने किसी स्टेट को एस्टैब्लिश किया तो हमने इंडिपेंडेंटली एक नया स्टेट क्रिएट किया. अब हमने रिलेशनशिप किसके साथ चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ.
इस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट एंटाइटी क्रिएट कर रहे हो, आप अलग से एक स्टेट को क्रिएट कर रहे हो। अब उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। एडमिशन में उसका रिलेशनशिप किसके साथ स्टार्ट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेट के साथ। अब आया फर्क समझ, आया सबको फर्क समझ, कोई डाउट? हाँ जी, कॉन्फेडरेशन में डिफरेंट, वो स्मॉलर यूनिट एक बड़ी यूनिट है, फंक्शन बच्चे सबके सेम है। हमारे पास है बच्चे, आगे चल के टॉपिक जो हम करेंगे ना फंडामेंटल राइट्स में, तो बहुत चीजें हमारे पास। ठीक है जी, लिखो जी इसके अंदर नोट डाल के लिखो, नोट। देखो आर्टिकल 2, बच्चे बैच में बहुत कुछ कराना है हमने हमने ना सिटीजनशिप के अंदर 6 आर्टिकल्स है आपके, 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए उसके अंदर हमने। उसमें हमने आपके पीआईओ, ओसीआई, एनआरसी, सीडब्ल्यूए चारों कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं लगाई, आपके पास बुकलेट है, वो उसके पीछे आंसर लिखे हुए हैं, अगर आपने वो भी सॉल्व कर लिया ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे ना, आपको 140 क्वेश्चन दिए हैं जो आज से पहले तक की वो है इसके अंदर, मतलब आज का टॉपिक भी इसके अंदर है। तो आपको ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दे दिया कि आप जो क्वेश्चन सोचते हो ना घर बैठ के, बुकलेट खोलो, उसको सिर्फ ट्राई करो। तभी तो है कि हमने कहाँ सोचा था 500 क्वेश्चन करने हैं, कहाँ ये 3000 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे तो आपका बैच कंप्लीट होगा। ये है, देखो जिसके अंदर आर्टिकल 2 रिफ्लेक्ट्स द विजनरी अप्रोच। Article 2 reflects the visionary approach of the framers of Indian Constitution, who recognized the importance of flexibility, and inclusivity, in the governance of a diverse nation like India. In the governance of a diverse nation like India, full stop. Article 2 deals with changing the Article 2 deals with changing the outer boundaries of India. Article 2 deals with changing the outer boundaries of India. तो इसमें हमारा परफेक्ट एग्जांपल है किसका, सिक्किम का। ठीक है, लिख लो परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सिक्किम। उसके लिए हमने क्या इंकॉर्पोरेट किया, हमने आर्टिकल 2A इंकॉर्पोरेट किया। सिक्किम के लिए हमने आर्टिकल 2A इंकॉर्पोरेट किया। आपको ना स्टोरी ऑफ सिक्किम दी है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाथ जोड़ के किसको पढ़ना है घर जाके, इसमें लिखो जी आर्टिकल 2A। हाँ, रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, डोंट क्राई, प्लीज रीड। ठीक है, डोंट स्लीप, डोंट क्राई, ओनली स्टडी। लिखो जी आर्टिकल 2A हाइफन डाल के लिखो, सिक्किम टू बी associated with the Union of India. सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी को क्रेडिट मिलता है कि 22 मिनट्स में उन्होंने सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया था। इनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी से बड़ा। जो इनकी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो थॉट प्रोसेस था, इनके जो डिप्लोमेटिक स्टांसेस थे या मूव्स थे, वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसके अंदर लिखो, इंडिया पास्ड 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। India passed 35th Constitutional Amendment Act 1974, which inserted new Article 2A, by which Sikkim became an associate state। बेटा अंडरलाइन करना वर्ड को, एसोसिएट को। सिक्किम became an associate state
ऑफ इंडियन यूनियन फुल स्टॉप। पहले एसोसिएट स्टेट बना था 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उसके बाद फुल फ्लेज स्टेट बने 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। लिखो पार्लियामेंट मेड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। पार्लियामेंट मेड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 एंड सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट, 22वां स्टेट आज। अच्छा, ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा इंडिया में? सिक्किम। एंड सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अब रोहित पूछा एसोसिएट स्टेट क्या होता है, लिखो जी व्हाट इज एन एसोसिएट स्टेट। रोहित गुड क्वेश्चन। देखो जी व्हाट इज एन एसोसिएट स्टेट। उज्जवल कहाँ बच्चे आ जाएगा, ऑफ ट्रैक क्यों हो है बच्चे? क्या सब ठीक है? कोई बॉदर तो नहीं कर रहा? हम तो नहीं तंग कर रहा? अमन तंग तो नहीं कर रहा? देखो व्हाट इज एन एसोसिएट स्टेट। अमन बेटा तंग कर रहे, क्लास में आए थे मन की, कोई बात नहीं बेटा, छोटा मन आप नहीं, छोटा मन। लिखो इसके अंदर एसोसिएट स्टेट इज द माइनर पार्टनर, मतलब फुल पार्टनर नहीं होता, इज अ माइनर पार्टनर in a formal comma free relationship in a formal comma free relationship between a political territory with a degree of statehood। फुल स्टॉप। हमने बोला कि एक बड़ी पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसके साथ एक माइनर रिलेशनशिप में एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी आ गई है, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको हमने बोला कि ये आज से हमारे साथ एसोसिएटेड है, उसको हमने माइनर कैटेगरी में स्टेटहुड दे दिया है, तो उसके पास फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएट स्टेट। तो मुझे दिस वाज योर आर्टिकल 2, प्लीज रिवाइज आर्टिकल 2। प्लीज रिवाइज आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 प्लीज पढ़िए, देखो कोई डाउट तो नहीं आर्टिकल 2 में? आएगी बच्चे आपको कौन सी मेजॉरिटी यूज करनी है? नहीं पार्लियामेंट में, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट का पावर है, स्टेट को पावर नहीं दी हमने। स्टेट से सिर्फ पूछा जाएगा आर्टिकल 3 के अंदर कि क्या ये काम कर लें, अगर तो स्टेट एग्री करता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर डिसएग्री करता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर एक्सक्लूसिव पावर है, पार्लियामेंट गुंडा है आपका। पार्लियामेंट गुंडा है, उसके पास पूरी पावर है। जब अपने बॉलीवुड मूवी में देखते थे, एक हीरो होता था, एक विलन होता था, विलन धक्के से सारे काम करवा लेता था, तो वो है ये, सारे काम करवा लिए इसने। आर्टिकल 3 कहता है जी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये दो चीजों की बात करता है। ये कहता है या तो न्यू स्टेट फॉर्म कर देंगे इंटरनल बाउंड्री में कंट्री की, या फिर कोई स्टेट है उसका हमें एरिया चेंज करना है,
बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करनी है, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाना है। अब पार्लियामेंट के पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर आ गई है, या तो वो एरिया इंक्रीज कर देगा, या एरिया डिक्रीज कर देगा, या बाउंड्रीज ऑल्टर कर देगा, या नेम चेंज कर देगा। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है फॉर सपोज मैंने अपना नेम चेंज करना है, ठीक है, या आप लोगों ने मेरा नेम चेंज करना है। अब रूल क्या कहते हैं? जैसे तो पूछा जाएगा ना कि मेरा नेम चेंज करना है, तो नहीं धक्के से नाम चेंज कर दोगे। और पार्लियामेंट कहता है कि हमारे लिए कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पार्लियामेंट कहता है हमने रात को सोच लिया बैठ के कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, नेम चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? हम आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे। ये वाला आपको डायग्राम याद है ना, लोकसभा राज्यसभा वाला? यहाँ पे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? वो क्या करेंगे? वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सोचेंगे जी आज हमें ये काम करना है, तो इसको बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। सबसे फ्री देश में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कोई काम नहीं प्राइम मिनिस्टर को, उनको सिर्फ घूमना है, नए नए कपड़े डालने, कमेंट मारना बस। ठीक है, तो उन्होंने किसको बुलाया? इन्होंने पीएम साहब को बुलाया कि सर आओ। अब आपको एक चीज और भी पता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कनेक्टिंग रोड कौन है? पीएम। ठीक है, अभी हम बात करें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इनको सपना आया कि हमें नेम चेंज करना है, तो उन्होंने पीएम को बुलाया। उन्होंने बोला जी जाओ प्रेसिडेंट साहब को स्नेह लगा कर आओ, उनको जाके बोल कर आओ कि हमने ये चीज करनी है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, वो तो बाउंड है ना, नॉमिनल हेड जो अगर बाउंड है। अब प्रेसिडेंट ने क्या बोला? ओके आप बिल लेकर आओ। बिल आया, प्रेसिडेंट ने बिल दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया कि हम ये चीज करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, या हम विश कर रहे हैं कि ये चीज हो। अब साथ में प्रेसिडेंट ने क्या किया? एज अ फॉर्मेलिटी फॉर सपोज पंजाब में इन्होंने कुछ चेंज करना है, तो इन्होंने सेम डे सेम बिल किसको भेज दिया? पंजाब। फॉर्मेलिटी के लिए सेवन बच्चे सब लिखना है, हमने A to Z सब लिखना है बच्चे। चलो पहले समझेंगे, लिखेंगे। आज में 4 आर्टिकल्स करने हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए पंजाब को भेज दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल हो गया पास, बिल पास हो गया। अब आई पंजाब की बारी। अब पंजाब इस चीज से डिसएग्री करता है। पंजाब कहता है नहीं जी, हम तो आपसे एग्री नहीं करते, वी डिसएग्री, हमें ये चीज नहीं चाहिए। अब रूल क्या कहता है इन जनरल प्रैक्टिस कि अगर स्टेट मना करे तो काम नहीं होना चाहिए। पर पार्लियामेंट क्या कहती है कि लॉ में क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लॉ में साफ साफ लिखा है स्टेट आपकी यस बोले, स्टेट आपकी नो बोले, हम एक कंसिडरेबल टाइम तक वेट करेंगे। अगर तो स्टेट ने रिस्पॉन्स दे दिया कि कर दो, वेल एंड गुड। अगर बोला नहीं कर दो तब भी वेल एंड गुड, हम तो करेंगे। ठीक है, आपने सोचा हुआ है। अगर स्टेट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब क्या कि स्टेट यस बोल रहा कर दो, तो उन्होंने बोला कि स्टेट से सिर्फ आप पूछोगे सर बताओगे कि हम ये करने जा रहे हैं। स्टेट के पास 0 पावर है। अगर स्टेट बोलता है यस तो पार्लियामेंट कहता है ओके, अगर स्टेट बोलता है नो तो भी पार्लियामेंट कहता है यस, अगर स्टेट बोलता है कि मैंने कोई जवाब नहीं देना तो भी पार्लियामेंट कहता है यस, नो आंसर इज अ यस आंसर कि काम कर दो। तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट के अंदर ये 4 चीजें कभी भी डेविएट कर सकता है, स्टेट को डिस्टॉर्ट कर सकता है। सिर्फ हम स्टेट से पूछेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो ये चीजें ना लिखी आर्टिकल 3 में। उन्होंने लिखा है कि आपने कंट्री के अंदर इनर बाउंड्री चेंज करनी है कंट्री की, तो आप कर सकते हो। एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। स्टेट से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा नहीं, बताया जाएगा। स्टेट ने यस बोला ओके, नो बोला तो भी कोई चक्कर नहीं है, स्टेट ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं तो भी कोई चक्कर नहीं है। अगर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ने सोचा है कि ये काम करना तो करना है, अगर प्रेसिडेंट सोचा कि काम नहीं करना, आज उसका विचार है कि आज हमने काम करना है, ठीक है, हमने नेम चेंज करना है, 6 दिन, महीने, 2 महीने का उसको लगता है कि नहीं अभी हमने चेंज नहीं करना, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है। जिसने ऑर्डर पास किया है ना वही ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है, नहीं तो कोई भी पावर नहीं है कि स्टेट का नेम चेंज होने से बदल जाए। कुछ नहीं सर, आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा है। सेकंड चीज क्या लिखी है? ये लिखी है कि अगर स्टेट खुद नेम चेंज करना चाहे, खुद एरिया इंक्रीज करना चाहे, खुद एरिया डिक्रीज करना चाहे, तब भी स्टेट के पास 0 पावर है। पार्लियामेंट की ज्यादा पावर है। हाँ ये बच्चे यही तो हो रहा है अब आपका, जो ऑफिस ने क्वेश्चन डाला था उस दिन ग्रुप में। अगर आज अनूप का स्टेट जेएनके बोले कि हमें अपना नाम चेंज करना है, हमें बाउंड्री चेंज करनी है, स्टेट ने इच्छा प्रकट की है ना, उज्जवल प्रेसिडेंट है, उज्जवल माने ना माने उज्जवल की मर्जी है, वो कहता है अनूप आपके पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास पावर है, हम चेंज कर सकते हैं।
मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो पावरलेस है आर्टिकल 3 में। अगर स्टेट खुद भी बाउंड्री चेंज करना चाहे नहीं कर सकता पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना। पार्लियामेंट तो वैसे भी करने नहीं देगा, पर स्टेट खुद भी नहीं कर सकता। ये चीजें कहा लिखी आर्टिकल 3 में। आया कॉन्सेप्ट समझ आर्टिकल 3 का? कोई डाउट आर्टिकल 3 के अंदर? लिखो इसको। यहाँ लिखा हुआ है देखो बच्चे, आपका अगर आप देखोगे ना इसमें 1 पेजर में लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स। यहाँ लिखा है पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, या डिवाइड करके मर्ज करके, इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर बाउंड्रीज और नेम्स। तो प्रोसीजर क्या लिखा है, बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। हमने बात की है ना कि पीएम प्रेसिडेंट के पास लेके जाएगा, प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर व्यूज। मतलब उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी किया, कोई बाइंडिंग चीज नहीं है, ना टाइम बाउंड है। एग्जाम्पल है जो हमने तेलंगाना क्रिएट किया था, उत्तराखंड और हमने लद्दाख को सेपरेट किया, तो आर्टिकल 3 को यूज किया। बेटा अब लिखेंगे ना, ये तो लिखेंगे हम, ये तो लिखो जिसके अंदर देखो पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो आपको लग रही है पॉलिटी इंटरेस्टिंग? बेटा आपको तो कभी लेगी, आपका तो है ही नहीं ध्यान, आपका ध्यान सिर्फ घर जाने में। और देखो बाहर बैठी है बेचारी, कितने पॉलिटी पर थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 आंसर दे पहले। मैंने बैठी नहीं बाहर टेबल पे ऑफिसर के पास, मैं कहा 2 पहले जवाब दोगे 2 क्वेश्चन के, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हो। वो कहते नहीं मेरे को नहीं आता। तो क्या मन की याद आ गई सुन के। देखो पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन डू फॉलोइंग 5 थिंग्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन डू फॉलोइंग 5 थिंग्स। नंबर 1 लिखो, फॉर्म अ न्यू स्टेट, form a new state by separation of territory, form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or by uniting 2 or more states or parts of state or parts of states by uniting any territory, by uniting any territory to a part of any state। उन्हें बोला या तो आप 2 स्टेट्स को मर्ज कर दोगे, या एक स्टेट को डिवाइड कर दोगे, या 2 से ज्यादा स्टेट्स को मर्ज कर दोगे, उन्होंने वो लिखा इसके अंदर। ठीक है, सेकंड लिखो जी, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। थर्ड लिखो, डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। लिख लो यार, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। फोर्थ लिखो, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। और लास्ट है फिफ्थ, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। स्टॉप लिखो, बाय यूजिंग आर्टिकल 3, by using article 3, parliament deals with changing the internal boundaries of India. Parliament deals with changing the internal boundaries of India, full stop। यहां तक समझ आया बच्चे? यहां तक पढ़ो, फिर हम लिखेंगे प्रोसेस इन्वॉल्व्ड फॉर इन्वोकिंग द आर्टिकल 3। यहां तक पढ़ो, फिर हम लिखेंगे प्रोसेस इन्वॉल्व्ड
यहाँ तक बच्चे पहले पढ़िए प्लीज। यस सर। पार्लियामेंट की कोई स्टेट है रहते हैं डिक्लेरेशन करती है, ठीक है, आप अपनी स्टेट है रिगार्डिंग आप नहीं स्टेटस पावर ही नहीं बच्चे, सर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं राइट्स और पावर ही नहीं है बच्चे, स्टेट राइट्स और अच्छी करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि स्टेट हैज जीरो पावर। सबसे मुख्य बात है मरी जाने की पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, क्या दिक्कत? वी शुड गो बाय द रूल ऑफ लॉ ना। हमने बोला लोगों को कि तुम मरो। पुलिस आईपीएस किस दिन काम आएगा आपका? नॉन ऑर्डर कैसे मैंडेट करोगे? डंडा चलेगा, आर्म फोर्सेस आएंगे वहां पे, वहां पे कोई आर्मी आ जाएगी, वहां पे मार्शल लॉ लग जाएगा, आर्टिकल 35 है। हाँ तो वो मॉडल स्टेट ना करते नाम चेंज नहीं करना तो चेंज हो। अभी तो बात की जीरो पावर, सिर्फ फॉर्मेलिटी। आपसे पूछा जाएगा आपका नाम अनूप है, अपना नाम निशा रखेंगे, ठीक है बेटा? वो आप दिखाना डेमोक्रेसी है, ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही गुंडा राज चलेगा। आप तो पार्लियामेंट को विलन बना रहे हो, विलन थोड़ी है बच्चे, पीपल्स ऑफिस है वो। लिखो इसके अंदर, लिखो अ बिल कंटेम्पलेटिंग बेटा अपना नाम हमेशा नहीं रखेंगे, वो लड़ेगी फिर आगे कि हमेशा मेरा नाम है, आपने कैसे रख दिया दूसरे का नाम। अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस, a bill contemplating the above changes can be introduced in either house of parliament, मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, in either house of parliament only with the prior recommendation of president, only with the prior recommendation of president। only with the prior recommendation of president, full stop, before recommending the bill, before recommending the bill, the president has to refer the same the president has to refer the same to the state legislature concerned, to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period, specified period, for expressing its views within a specified period, full stop। The parliament or president the parliament or president is not bound, the parliament or president is not bound by the views of legislature by the views of legislature and may accept or reject the proposal, and may accept or reject the proposal, the proposal, PROPOSL, proposal, the proposal, even if the views were received on time, even if the views were received on time। ठीक है जी। तो हमने बोला कि पार्लियामेंट की जितना मर्जी है, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या कुछ भी ना करे,
ठीक है जी। अब इस आर्टिकल में इन्होंने दो चीजें सीखनी है। पहली चीज क्या सीखनी है, जो हमने 5 कंडीशन लिखी थी कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन स्टेट हमने यूज किया है उसमें आपकी यूटीज भी आएंगी। आर्टिकल 2 में यूनियन टेरिटरी नहीं आती है, इसके अंदर आपकी यूटीज भी आएंगी। ठीक है, लिखो जी नोट नंबर 1, इस आर्टिकल में लिखो नोट नंबर 1। नोट 1 में लिखो, इन दिस आर्टिकल फ्रॉम क्लॉज 1 to 5 इन दिस आर्टिकल फ्रॉम क्लॉज, बेशक है वो बच्चे गर्दन में दर्द है, इसे स्ट्रेच कर लो बच्चे। बेटा आगे आओ, इसे सिमरन को नहीं छोड़ना। सिमरन बच्चे आप भी आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। इन दिस आर्टिकल फ्रॉम क्लॉज 1 to 5 द टर्म स्टेट इंक्लूड्स the term state includes a union territory also. Union territory also. Note number 2 लिखो, लिखो the power conferred on parliament the power conferred on parliament by clause number 1 includes the power to form a new state or union territory by uniting a part UNITIY नहीं आएगा, TING आएगा ना। by uniting a part of any other state with a union territory। और कंक्लूड करते हैं आर्टिकल 3 को, लिखो एक लाइन कंक्लूजन में। अच्छा इंक चेंज कर दो प्लीज, चेंज द इंक। कंक्लूजन लिख के ना इंक चेंज कर दो। अमन 7 हो गया ना आज भी? गुड, ठीक है बच्चे। फोन नहीं आएगा आज, फिर फोन नहीं आएगा। लिखो अंडर आर्टिकल 2 and 3, अमन इज गुड बॉय। Under Article 2 and 3, changes can be done by using simple majority। हाँ जी मिस जम्मू, व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? 50% plus 1 of present and voting। ठीक है, तो हमें पता लग गया ना कि हमने मेजोरिटी कौन सी यूज करनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए लिखो जी, कैन बी डन बाय यूजिंग सिंपल मेजोरिटी विदाउट एनी स्पेशल प्रोसीजर। विदाउट एनी स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है जी। तो आपका आर्टिकल 3 हुआ कंप्लीट, इसको पढ़ो, फिर आर्टिकल 4 लिखेंगे, फिर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, कोई एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, कोई इफेक्टिव नहीं चाहिए। मेजोरिटी आपको क्या चाहिए? सिंपल 50% plus 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग टू इन्वोक आर्टिकल 2 and 3। दोनों आर्टिकल्स के लिए एक सेम मेजोरिटी चाहिए। ठीक है जी, प्लीज रीड आर्टिकल 2। इंडेक्स बनाया था हमने स्टार्टिंग में, उस पर टिक कर देना क्या क्या चीजें हो रही हैं, हो चुकी हैं। आपका शेड्यूल 1 भी कंप्लीट हो जाएगा आज इसके साथ। 1 पेजर में आपको दिया हुआ है। लोकसभा की थी बच्चे, राज्यसभा की थी, क्यों नहीं हुई थी? फॉर्मूला क्या? फॉर सपोज हम लोकसभा में हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 550। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब होता है 50% plus 1। सिंपल का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये टोटल मेंबरशिप। जिस दिन मुद्दा डिस्कस करना है उस दिन लोग कितने आए? 300।
जब मुद्दा डिस्कस कर लिया बोलो वोटिंग करो। 300 में से कितने लोगों ने वोटिंग की है? 200। चलिए 200 लोग प्रेजेंट भी थे, वोटिंग भी कर रही है इन्होंने, तो मेजोरिटी क्या बोलेगी? 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने हो जाएंगे? 50/100 इंटू 200 प्लस 1 कितना हो गया? 101। आए कितना थे? 300। मेजोरिटी कितनी चाहिए सिंपल में? 101। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550। ऐसी राज्यसभा में है, तो बहुत इजी बच्ची है अचीव करनी। 100 लोग तो कर देंगे, इसलिए रूलिंग पार्टी की चलती होगी ना, ये थोड़ी है कि खाला जी का बाड़ा की रूलिंग पार्टी की चलती नहीं है वहां पे। लिखो जी आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है, सिंपल 2 लाइनों में कहता है कि जो भी चेंजेस आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के साथ कर रहे हो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मेजोरिटी से काम हो सकता है। आपने आर्टिकल 368 को टच भी नहीं करना। 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आज हमने किसी एरिया को मर्ज कर दिया, कल को एरिया को दोबारा वापस करना पड़े, तो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करेंगे, वो सिंपल प्रोसीजरल लॉ है, ऑर्डिनरी प्रोसेस से कर सकते हो। ठीक है, लिखो आर्टिकल 4 में लिखो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। देखो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 to provide for the amendment of first and fourth schedule are supplemental supplemental are supplemental comma incidental and consequential matters consequential consequential matters full stop। देखो जी पहली चीज लिखो, फर्स्ट लिखो any legislation to be done can be done only by parliament। any legislation to be done can only be done by the parliament। any legislation to be done can only be done by the parliament। ठीक है जी, क्योंकि हमने देखा ना पार्लियामेंट के पास ही पावर है। दूसरी लिखो द मेजोरिटी रिक्वायर्ड विल बी सिंपल मेजोरिटी। The majority required will be simple majority। तीसरी चीज लिखो no amendment shall be done to the constitution using article 368 for above matters। no amendment shall be done to the constitution using article 368 for the above matters। ठीक है जी, तो ये आपका पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। 1 पेजर को पहले पेस्ट करो। अब वहां पे ना आपको नेक्स्ट वो 1 पेजर को सेकंड कॉलम है ना, वहां पे लिखो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अंडरलाइन करो। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है? वो आपको बताता है कि आपकी कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं। हमारी कंट्री के अंदर कितने हैं? 28 स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नीचे आपको दिया हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आएंगी, इंक्लूड स्टेट्स, यूटीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। ठीक है, जब हम एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा? सिर्फ स्टेट्स जो सेंटर के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूटीज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूटीज जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर के अंदर शुरू से ही है, वो भी पावर नहीं शेयर करनी है, वो सेंटर के अंदर ऑलरेडी शुरू से है, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में यूटीज नहीं आते। थर्ड आपका सेसेशन का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी, कि हमने अपनी टेरिटरी किसी को दे दी। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हमने टेरिटरी एक्वायर कर ली। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, तो नीचे आपको दिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर टेरिटोरियल चेंजेस। तेलंगाना किसके थ्रू यूज हुआ था? आर्टिकल 3। सिक्किम किसके थ्रू हुआ? आर्टिकल 2।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके में कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? आर्टिकल 3 और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके एक्ट 2019। अब आपको एक एक्ट का डॉक्यूमेंट दिया हुआ, देखो देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके एक्ट 2019 का आपको हैंड आउट दिया है, मिला ना? ठीक है जी। और नीचे क्या है कि गोवा दमन एंड दीव का जो लिबरेशन हो वो आर्टिकल 2 के रिगार्डिंग हुआ है। अब यहाँ पे एक लैंडमार्क केस है बेरूबरी यूनियन केस, ये बेरूबरी केस लॉ 1960 का है। हमने अपनी जो लैंड है वो किसको देनी थी? बांग्लादेश को देनी थी। बांग्लादेश से हमने अपनी लैंड लेनी थी, तो ये केस के बारे में भी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जिसको पेश करो वन पेजर को। आपका पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। पार्ट 8 करना है हमने, यूनियन टेरिटरीज वाला, वो भी हमने आज ही करना है। एक पहले फुट नोट लिखना ब्रेक से पहले, इसको पेस्ट करो, या भी पेस्ट किया नहीं करा, नहीं करा, पहले फुट नोट लिखो। फुट नोट, फुट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी आपका ना यूपीएससी में क्वेश्चन है मिनरल्स के रिगार्डिंग, मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो फुट नोट में, लिखो 3-4 चीजें पहले लिखो। देखो सिक्किम वॉज मेड a part of Indian Union under Article 2A. Sikkim was made a part of Indian Union under Article 2A. ये क्लियर है? हमें हमने लिखा है Sikkim was made a part of Indian Union under Article 2A. Second लिखो Telangana was made a part under Article 3. Telangana was made a part under Article 3. तीसरी चीज लिखो जी, nowhere under part 1, nowhere under part 1 nowhere under part 1 it is mentioned that nowhere under part 1 it is mentioned that India is a federal state. India is a federal state and that is the reason, हमने फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया, हमने वर्ड क्या यूज किया? यूनियन ऑफ स्टेट्स ना। and that is the reason, comma, the territorial waters, and the exclusive economic zone, EEZ बोलते हैं इसको। हाँ जी बच्चे। and the exclusive economic zone shall also become the part of states or UTs, in the absence of any listing, of them separately in Schedule 1 and 4 of Constitution. सेकंड लास्ट लिखो जी, फुट नोट में 5 पॉइंट्स है, 3 लिख लेना, फोर्थ लिखो द कॉन्स्टिट्यूशनल 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976, 40th, the constitutional 40th amendment act 1976 substituted a new article 297, vesting VESTING मतलब देना, vesting in the Union of India all lands, comma, minerals and other things, all lands, comma, minerals and other things
and other things underlying in the ocean underlying in the ocean within the territorial waters or continental shelf territorial waters or continental shelf or EEZ of India, exclusive economic zone. और लास्ट पीछे फुटनोट है, लिखो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट prior recommendation of the President of India is needed for Article 3 but not mandatory for Article 2. Is needed for Article 3 but not mandatory for Article 2. उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे मिनरल्स है ना वो सारे यूनियन गवर्नमेंट का पावर है, क्योंकि हमने कहीं भी और मेंशन किया नहीं स्टेट का। यूनियन गवर्नमेंट पावर तो स्टेट को दे सकता है एक्सट्रैक्शन की, नहीं तो एक्सक्लूसिव पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि वो स्टेट्स के अंदर क्वालिफाई करते हैं। माइनर रहेंगे स्टेट के पास, मेजर है यूनियन के पास। ये आपका क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में का। ठीक है जी, नाउ टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट 8 दैट इज यूटीज एंड स्पेशल एरियाज। इसको पेस्ट कर लो, वन पेज ना पेस्ट करो प्लीज, सेपरेट करना मुझे। तो बच्चे ब्रेक 10 मिनट के बाद करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, स्टार्टिंग एट 6:40 होने हैं, 6:55 पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सब गया।
चलिए पार्ट 8 स्टार्ट। पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। हाँ जी, व्हाट डू यू नो अबाउट यूनियन टेरिटरीज? क्या पता है आप लोगों को, बताइए क्या पढ़ गए हो आप लोग? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट बच्चे ये निकालो हैंड आउट ना, वन पेज निकालो यूटी वाला। आपने पहले वाला वन पेज पेस्ट कर दिया, इसको बच्चे पेस्ट करो नोट्स में, हेडिंग डाल के ना इसको पेस्ट करो नीचे। बच्चा क्या हुआ बच्चे? आई साइड कितनी वीक है? काफी वीक है। चश्मे में नहीं मतलब जिसको तो आप लोग क्या करना बेटा, एक लेंस आता है जो डबल काम करता है। जो मुझे यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे पास क्या था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। हमने बार बार किया, हमारे पास क्या था? 4 तरह के स्टेट्स थे, हमने अपने नोट्स में भी लिखे हैं। फिर लिखे थे हमने पार्ट ए, बी, सी एंड डी। डी में आपके पास क्या थी? अंडमान एंड निकोबार। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं थी। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके कमीशन आए, पहले धार कमीशन आया, फिर जेबीपी कमीशन आया, फिर फजल अली आया, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, फिर आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। ईयर क्या था? 1956। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईयर क्या है? 1956। जब वो पास किया गया, तो दिल्ली को आपका क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। तो हमने रियलाइज किया कि कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आया कि ऐसे एरिया कौन से होंगे और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो हमने देखा कि 3 चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले, जो एरिया कल्चरली इंपॉर्टेंट है कंट्री के अंदर, जिसका कल्चर डिस्टिंक्ट था या कल्चरली एरिया इंपॉर्टेंट था, तो हमने उसको क्या दी? उसको प्रोटेक्शन दी। सेकंड, हमने देखा कुछ ऐसे एरिया जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, जो स्ट्रैटेजिकली कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने उनको प्रोटेक्शन दी। थर्ड एरिया ये थे जिनमें यू वर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे यू वर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने उन एरियाज को भी क्या दिया? उन एरियाज को भी हमने स्पेशल प्रोटेक्शन दी। तो हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक कैटेगराइजेशन की 3 एरियाज की, कल्चरली, स्ट्रैटेजिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। और हमने यहाँ पे क्या किया? हमने कहा कि जो ये एरियाज है स्पेसिफिकली, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे थ्रू एन ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। जो यूटीज हैं उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा? ये आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको एडमिनिस्टर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया? एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है, जो इनके अंदर जो भी काम है वो करेगा और वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कब आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी, लिखो जी इसके अंदर इंट्रोडक्शन। ये पार्ट 8 के अंदर है। आर्टिकल है 239 से लेके 242। आर्टिकल्स कौन से हैं? 239 से लेके 242। इसमें लिखो यूटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड। आर्टिकल है 239 से लेके 242, लिखो यूटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1956। जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया इन 1956 बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, by the 7th Constitutional Amendment Act and State Reorganization Act of 1956 and State Reorganization Act
of 1956, there were two acts for the formation of UTs. One was your State Reorganization Act 1956, इसका handout it has been given to you already. और second आपका क्या था, Constitution के अंदर we amended it through 7th Constitutional Amendment Act. Full stop. देखो these are the federal territories. यहाँ पे हमने word use करना है federal. अभी हमने पार्ट 1 में फेडरल वर्ड नहीं यूज किया, तो नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड फेडरल. दीज आर फेडरल टेरिटरीज administered by the union government, administered by the union government of India, administered by the union government of India, specially by the president of India, especially by the President of India, through the office of administrator appointed by him. Through the office of administrator appointed by him. Through the office of administrator appointed by him. तो यहाँ लिखो आप यहाँ बीच में लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ट्रायंगल बना के लिखो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम यहाँ पे इंडिया एज अ स्टेट कंसिडर कर रहे हैं. हम कंट्री को इंडिया एज अ स्टेट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूल बुक क्या है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारा हेड ऑफ द कंट्री कौन है? हाँ जी, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? लिखो ऊपर, हेड ऑफ कंट्री कौन है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन सा भाई बुद्धिजीवी जो कहते प्राइम मिनिस्टर? हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. फिर लिखो जी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाँ जी, गवर्नर. देखो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर. अब हेड ऑफ यूटीज कौन होगा? प्रेसिडेंट. एक्सीलेंट. हेड ऑफ द यूटीज कौन है? प्रेसिडेंट. पर प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया है? एडमिनिस्ट्रेटर को. प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया? एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है टू हेड द यूटीज. ठीक है जी. तो हेड ऑफ द यूटीज कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर, पर हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. ये क्लियर है आपको? ट्रायंगल क्लियर है? फुल स्टॉप. ये बनाओ जी पहले. नेक्स्ट लाइन में लिखो थ्रू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. थ्रू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, Part C and Part D states. Part C and Part D states were combined. Part C and Part D states were combined into a single category of union territories. Into a single category of union territories. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या किया, उन्होंने आपके पार्ट से और पार्ट डी को कंबाइन करके यूटी बना दिया. फुल स्टॉप. देखो फ्रॉम द अबव डायग्राम इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, जो हमने डायग्राम बनाया है, फ्रॉम द अबव डायग्राम इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, इसकी बात कर रहे हैं, द एडमिन बोर्ड देखो बच्चे, इसकी बात कर रहे हैं. द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इज नॉट द हेड ऑफ यूटी, is not the head of UT,
like we have governor in case of states, अब यहाँ की बात कर रहे हैं, like we have governor in case of states, like we have governor in case of states, but he or she is just an agent of center, but he or she is just an agent of center or representative of president or representative of president, full stop. देखो, it has to be noted that there are 3 union territories in the country. Having a legislative assembly. And a lieutenant governor, LG. आपने नाम सुना होगा बच्चों, LG. And a lieutenant governor, LG. L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. Lieutenant governor, that is LG. Appointed by the president. Appointed by the president, who serve as administrator. Who serve as the administrator. Who serve as the administrator. तो बेटा वो 3 यूटीज कौन सी है? फर्स्ट इज योर दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन सिटी ऑफ दिल्ली. हाँ जी बच्चे, पुडुचेरी. फर्स्ट है जी आपकी एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. लिखो जी, अमन भैया लिखो. दूसरी है जी JNK. तीसरी आपकी पुडुचेरी. पुडुचेरी कौन से स्टेट्स में प्रेजेंट है? नहीं, 3. बताओ, करो, गेस करो. स्टेट्स बच्चे, कैमल कौन सा स्टेट है इंडिया में? वो तो आपकी कैपिटल ना, यमन माहिक रायकाल. स्टेट्स पूछा आपसे. स्टेट्स ज्योग्राफी ऑप्शन. देखो जी, पुडुचेरी सब ब्रैकेट में. तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश. आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में बोल लो आप भी. केरला एंड आंध्र प्रदेश. तो स्टॉप लिखो. इन दीज यूटीज the head is called LG. Life's good enough. The head is called LG, lieutenant governor, because in these categories of duties, because in these 3 categories of duties, governor is having special law making power. अच्छा, आपने इधर प्रीलिम्स का पेपर देखा था? प्रीलिम्स का जो हुआ था पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ, ऑर्डिनेंस. व्हाट इज ऑर्डिनेंस? इमरजेंसी के टाइम पे जो नॉर्मल फंक्शनिंग के टाइम पे जब आपका हाउस वर्क नहीं कर रहा, तो जो हेड है कंट्री का या स्टेट का, उसके पास एक पावर है कि आपने काम करना तो आप लॉ बना सकते हो टेम्पररी टाइम पे. उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस. इट इज लाइक अ नोटिफिकेशन या लाइक एन ऑर्डर और अ लॉ. तो जैसे कंट्री के लिए ऑर्डिनेंस कौन बनाता है? प्रेसिडेंट साहब. स्टेट के लिए कौन बनाता है? गवर्नर साहब.
अब यूटीज के लिए कौन बनाएगा? LG है? 6 months. हाँ लिखो, is having special law making power, ब्रैकेट लिखो ordinance making power, ordinance making power bracket close, and for that purpose we have, and for that purpose we have a separate legislative house, a separate legislative house for these three UTs, for these three UTs. यहाँ पे सीएम भी होते हैं बच्चों, दिल्ली का सीएम भी जेल की वक्त यात्रा करते हैं, सॉरी दिल्ली के सीएम है, हाँ एक सीएम जेल की यात्रा करके आए हैं। फुल स्टॉप लिखो, अनदर रीजन दैट कैन बी कोटेड, full stop, another reason that can be quoted is that since Puducherry, Delhi and J&K since Puducherry, Delhi and J&K were once having the status of statehood or partial statehood, अगर पूरा नहीं था तो partial तो था, or partial statehood, so they are exception under part 8 of the Constitution. So they are exception under part 8 of the Constitution, comma, hence they were having their own law making body, जब स्टेट थे ये तो उनके पास अपना लेजिस्लेचर था, hence they were having their own law making body called legislative assembly, and council of ministers headed by the CM as the executive. And council of ministers headed by the CM as the executive. So they have been accorded a special status. So they have been accorded a special status under the category of union territories. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, the category of union territories. वो पूछते हैं कि इन तीनों को स्पेशल स्टेटस क्यों मिला है, तो इसलिए मिला है। क्या पूछो कहां से रह गया सिमरन वैसो, स्पेशल स्टेटस अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। हाँ बच्चे बेटा हम लिखेंगे ना आगे, तीन कारण है हमने जैसे स्टार्ट किया था, हमने बोला या तो ये कल्चरली इंपॉर्टेंट थे, या स्ट्रैटेजिकली, या एडमिनिस्ट्रेटिवली। पुडुचेरी बच्चे कल्चरली इंपॉर्टेंट था, दिल्ली स्ट्रैटेजिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, और जेएनके भी ऐसी। बेटा सेंटर कंट्रोल करेगा, तीन स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, कल्चर प्रिजर्व करना है हमारे पास, सारी चीजें लिखनी है हमने। यहाँ पे पहले पढ़ो, फिर हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर यूटीज। हाँ जी बच्चे, क्योंकि इनके पास अपनी वो थी, क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी थी ना इनके पास, इनका तो अपना लेजिस्लेचर था जब ये स्टेट थे। It will be constitutional provisions. We will make a table.
देखो जी पहला आर्टिकल 239 है, 239 इसका टाइटल है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज। देखो इट प्रोवाइड्स दैट it provides that Parliament by law shall extend powers to the President to administer every duty to such an extent through an administrator। उन्होंने बोला पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को पावर एक्सटेंड करके देगी और वो बोलेंगे कि प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से या तो डायरेक्टली यूटी को एडमिनिस्टर कर सकता है या एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, हैंड आउट के ऊपर जो आपको दिया है इसमें ब्रो आर्टिकल 239 क्या बोलता है। अब बेटा ये पार्ट 8 वाला पढ़ो आर्टिकल 239। वो कहता है यूटीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो कौन होगा, या तो चीफ कमिश्नर होगा या होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, फुल स्टॉप। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द सेम पर्सन एज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 2 और मोर यूटीज। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को 2 यूटीज भी दे सकते हैं, फुल स्टॉप। एग्जांपल क्या है, द एलजी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एक्ट्स विद डिफरेंट पावर्स ड्यू टू स्पेशल प्रोविजंस। तो आर्टिकल 230 में कहता है कि पार्लियामेंट ने पावर एक्सटेंड की है प्रेसिडेंट को या तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करे या थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर आर्टिकल 239। देखो जी नेक्स्ट है 239 कैपिटल ए। देखो क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स, creation of local legislatures or council of ministers or both for certain duties। creation of local legislatures or council of ministers or both for certain duties। वो कहते हैं या तो आप लोकल लेजिस्लेचर क्रिएट कर दोगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट कर दोगे या बोथ क्रिएट कर सकते हो सर्टेन ड्यूटीज में। ठीक है, इसमें लिखो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट अ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों की बात करनी है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर पुडुचेरी। ये आर्टिकल किसके लिए, स्पेसिफिकली पुडुचेरी के लिए। ये आर्टिकल किसके स्पेसिफिकली पुडुचेरी के लिए है। नेक्स्ट है 239 कैपिटल डबल ए, ये दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 डबल ए। अच्छा जो पुडुचेरी वाला आर्टिकल है ना वो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुआ है, आपके हैंडआउट में गिवन है, हैंडआउट में जो उसमें गिवन है बच्चे देखो। नेक्स्ट देखो 239 कैपिटल डबल ए, इसमें लिखो इट वाज एडेड बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। It was added by 69th Constitutional Amendment Act 1991, Constitutional Amendment Act 1991, full stop। It says that UT of Delhi, the UT of Delhi shall be called the National Capital Territory, shall be called the National Capital Territory of Delhi, and the administrator there
be appointed under Article 239 and the administrator there be appointed under Article 239 shall be designated as the LG. Shall be designated as the LG, Lieutenant Governor. फिर नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 240, सॉरी 239 बी भी आपका है, पहले करो 239 बी। ए बी सी बच्चे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ए भी है 230, हाँ वैसे ऐसे वैसे बी है, ऐसे अगर देखा जाए ए भी लिख लो, कोई बात नहीं बच्चे। हाँ खुश रहो आप, आपने नाराज नहीं होना। लिखो उसके अंदर पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर to promulgate ordinances power of administrator to promulgate ordinances during the recess of legislature. उन्होंने बोला कि जब आपका लेजिस्लेचर में छुट्टियां हैं पर लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है जी, फिर लिखो जी आर्टिकल 240, लिख लिया मन सर? 240 है, लिखो सर। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस, 240 240 420 के सर। देखो पावर ऑफ प्रेसिडेंट to make regulations for following certain duties। तो प्रेसिडेंट जो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री जो फॉलोइंग ड्यूटीज है उनके लिए क्या करेगा? लेजिस्लेशन बनाएगा। लिखो इसके अंदर कौन सी है, पहले लिखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड आपकी लक्षद्वीप, थर्ड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। फोर्थ आपकी पुडुचेरी, लिखो व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, पुडुचेरी व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व्ड। और बच्चे लास्ट आपकी है लद्दाख। हाँ सर बच्चे, सिर्फ पुडुचेरी में असेंबली है ना बच्चे, ऊपर वाले में नहीं है ना। लास्ट है लद्दाख सिंस 2019। और बेटा लास्ट आर्टिकल है 241, टाइटल है हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज। यूटीज के बाद भी हाई कोर्ट्स होंगे बच्चे, हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज। बेटा 241 लिखो पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट, Parliament may by law constitute a high court for UTs, a high court for UTs, or declare any court, or declare any court to be a high court for any purpose of a UT, or declare any court to be a high court for any purpose of a UT। वो कहते हैं या तो यूटी के लिए हाई कोर्ट बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो किसी भी कोर्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो यूटी की नीड्स को कैटर करे। तो ये हमारे पास थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल हमने करने की बेसिस क्या है, क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और इसके आगे जेएनके वाला हमने सारा काम करना। पूछो डाउट्स।